नमस्ते बच्चों। मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी, ये हमारे आज के व्याख्यान का टॉपिक रहेगा। इसके पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा, उसका अर्थ, महत्व और क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी, यानी कि इसे हिंदी में हम कहेंगे बाल अध्ययन विधियाँ। बच्चों, वैसे तो क्या है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वो मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ और भी अधिक विस्तृत होता जा रहा है। और बाल विकास के अध्ययनों में कुछ विशिष्ट विधियों का ही उपयोग होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती हैं वो सारी ही विधियाँ बाल विकास के अध्ययन के लिए उपयोगी हो, ऐसा नहीं होता है। बाल विकास से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में एक से अधिक अध्ययन विधि का भी हम उपयोग कर सकते हैं और कई बार एक साथ दो विधियों को या दो से अधिक विधियों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। भिन्न भिन्न आयु के बालकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए बच्चों अलग अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग विधियाँ उपयोगी होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो गर्भकालीन अवस्था के शिशु और जो नवजात शिशु होते हैं, जिसे कि हम इन्फेंट कहते हैं, उनकी विकास समस्याओं के अध्ययन के लिए निरीक्षण और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इन विधियों के साथ साथ अगर इतिहास या व्यक्तिगत इतिहास पद्धति का भी अध्ययन करना हो, किसी किसी परिस्थिति में अगर आवश्यकता हो तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और यही बात हम दूसरी और बड़े बच्चों की बात करें तो बड़े बच्चों के अध्ययन में प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि आदि का उपयोग भी सरलता से किया जा सकता है। तो बाल विकास से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में चाहे हम एक विधि का उपयोग करें, दो का करें या एक ही समय में दो से अधिक विधियों का उपयोग करें, दोनों ही अवस्थाओं में दो अध्ययन प्रणालियों में से किसी एक अध्ययन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि पहली अगर हम ले लें कि समकालीन अध्ययन प्रणाली, जिसके बारे में कि मैं आपको आगे बताऊंगी, और दूसरी होती है दीर्घकालीन प्रणाली। और इसमें से कुछ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम बाल अध्ययन विधियां वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम ये बात करें बच्चों कि जब पहले बाल मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था तो किस विधि को इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके लिए कहानी विधि का इस्तेमाल किया जाता था। कहानी सुना करके और बच्चों को अपने मन से कोई कहानी कहने को कह करके इस तरह से उनका अध्ययन किया जाता था और समय समय पर उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। और इन निरीक्षणों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन अध्ययनकर्ता कर लेता है। और इसी प्रकार जैसे कि हमने अभी कहानी विधि की बात करी तो एक दूसरी विधि होती है स्मृति विधि। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि बालक के जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं को याद करके, चाहे वो बालक के द्वारा याद की जाए, उसके माता पिता के द्वारा याद की जाए, किसी के भी द्वारा उसको याद करके उसके वर्तमान व्यवहार के संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि किस कारण से बच्चा अभी इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, इस प्रकार की विधियों में प्रत्यक्ष और क्रमबद्ध अध्ययन संभव नहीं हो सकता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसके जो परिणाम होते हैं वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इसलिए कई बार इन विधियों को अवैज्ञानिक विधि कहा जाता है और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकाला जाता है। पुराने जमाने में बच्चों बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में कई सारी कठिनाइयां भी थी और ऐसा माना जाता था कि बालकों की समस्याओं को अलग से अध्ययन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो बालकों को कैसे समझते थे, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, वो बालकों को वयस्क के अनुरूप समझते थे। लेकिन धीरे धीरे रूसो, हर्बर्ट और कई जो समकालीन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि बालकों का जो मानसिक जीवन है वो वयस्कों से बिल्कुल अलग है। यानी कि बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे के सोचने का तरीका, बच्चे के कार्य करने का तरीका, ये सब वयस्कों से बिल्कुल अलग है। और जैसे जैसे ये बात सामने आने लगी वैसे वैसे बाल विकास के अध्ययन को महत्व मिलने लगा और बाल अध्ययन को भी महत्व मिलने लगा।
हालांकि इन काम में कई प्रकार की परेशानियां आती है बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन में। तो दो अध्ययन प्रणालियां जो होती है उसका उपयोग बाल विकास से संबंधित समस्याओं में होने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात को समझा जाने लगा कि किस तरह से बालक को, स्पेशली बच्चों यहाँ बात हो रही है बालक की, है ना, किस प्रकार से बालक को समझा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है, तो कुछ विशिष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया गया। अब हम बाल अध्ययन की विधि में पहली जो है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। विधि का नाम है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, जिसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक बायोग्राफिकल मेथड कहा जाता है। इस विधि का उपयोग बच्चों कई प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने पहले भी किया, लेकिन इन विद्वानों के द्वारा यह विधि अधिक क्रमबद्ध नहीं थी। उन्हें लगा, या आने वाले वैज्ञानिकों को जब इन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि ये उतनी क्रमबद्ध नहीं है जितनी कि इसके बारे में बात की जा रही है। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में यह विधि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही। प्रेयर ने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार कर दिया, बायोग्राफी तैयार कर दी और उसको क्रमबद्ध चरित्र लेखन का नाम भी दिया। ये चरित्र लेखन जन्म से 3 वर्ष की बच्ची की अवस्था तक का था। और प्रेयर ने कहा कि प्रेयर ने चरित्र लेखन से यह जानने का प्रयास किया कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कि बच्चों के द्वारा जन्म के समय सहज रूप से पाई जाती है या उनके द्वारा की जाती है। जैसे कि ध्वनि और प्रकाश के प्रति बालक प्रथम बार कब अनुक्रिया करता है और किस प्रकार की अनुक्रिया करता है। फिर ये पता लगाया गया कि उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास किस प्रकार हुआ और कब वो किस चीज को रेस्पॉन्स करता है। इसलिए बच्चों, इस विधि से बालक के जीवन और व्यवहार की अनेक विशेषताओं का अध्ययन किया गया और उसको समझा गया। इस विधि में क्या होता है बच्चों कि इस विधि में जो अध्ययनकर्ता होता है, अध्ययनकर्ता कौन है? जो कि बालक की स्टडी कर रहा है, बालक के चरित्र का अध्ययन कर रहा है, उसे हम कहेंगे अध्ययनकर्ता। तो इस विधि में अध्ययनकर्ता बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करता है। बात समझ में आ रही है आपको? यह निरीक्षण प्रतिदिन किया जाता है और निरीक्षण के आधार पर, जो वो निरीक्षण कर रहे हैं ना, उसके आधार पर व्यवहार की विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सीरियल वाइज जिसे हम कहते हैं ना, एक के बाद एक, इस ढंग से नोट किया जाता है। और सिर्फ नोट नहीं किया जाता है बच्चों, नोट करने के बाद उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यह रिकॉर्ड क्या कहलाता है? चरित्र लेखन कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई? मैं फिर से ये बात समझाती हूँ कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि में अध्ययनकर्ता यानी कि अध्ययन करने वाला बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करता है, यानी कि प्रतिदिन बालक के व्यवहार को देखता है, समझता है, ध्यान देता है कि बालक कब कौन सा कैसा व्यवहार किस परिस्थिति में कर रहा है। और निरीक्षण के आधार पर फिर जो बालक के व्यवहार किए जाते हैं बालक के द्वारा, उन व्यवहारों की विशेषताओं को क्रमबद्ध यानी कि किसके बाद उसने क्या किया, इस तरीके से नोट किया जाता है और नोट करने के बाद में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और इसी चीज को हम कहते हैं चरित्र लेखन। यही रिकॉर्ड चरित्र लेखन या बायोग्राफी कहलाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? इसी तरीके को हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। फिर इस रिकॉर्ड का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। पहले नोट किया, नोट करके रिकॉर्ड तैयार किया और रिकॉर्ड तैयार करने के बाद क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है और बालक के व्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है कि कैसे उसका विकास हो रहा है क्रमबद्ध तरीके से। बालक इस प्रकार में क्या होता है बच्चों कि बालक के व्यवहार को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। ये बात क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के लाभ में, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता है, रोज उसका विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बच्चों इसमें बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में भी छोड़ा जाता है। इस विधि में क्या होता है बच्चों
कि बालक के व्यवहार को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उसके शारीरिक और मानसिक विकास के परिवर्तनों का भी सही सही ज्ञान हो जाता है। और ये सही ज्ञान कब प्राप्त होता है बच्चों? जबकि रिकॉर्ड वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर आप क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसे तैयार करना होता है? वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना होता है। जैसा कि हमने अभी बात की कि इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बालक के व्यवहार का निरीक्षण स्वतंत्र वातावरण में किया जाता है। अतः प्रयोगशाली व्यवहार की तरह बालक के व्यवहार में कृत्रिमता नहीं आती है। यानी कि बालक स्वच्छंद होकर के जो उसे करना है वो आसानी से करता है। उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं होता है। हर्लॉक ने चरित्र लेखों के परिणामों का उपयोग प्रयोगशाला के परिणामों से तुलना करने में भी किया है कि कितना फर्क पड़ता है। ठीक है। और बच्चे को अगर प्राकृतिक वातावरण मिलता है तो उस प्राकृतिक वातावरण में बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा बच्चों? बिल्कुल प्राकृतिक होगा। वो नेचुरल बिहेवियर करेगा और उसके नेचुरल बिहेवियर को तभी तो सही ढंग से स्टडी हो पाएगी, तभी तो साइंटिफिक स्टडी हम कर पाएंगे जबकि वो स्वाभाविक व्यवहार करे। प्राकृतिक वातावरण मिलेगा तो बच्चा स्वाभाविक व्यवहार करेगा, सरल सहज जैसा कि वो हमेशा रहता है वो वैसा रहेगा। तो अध्ययनकर्ता के लिए इसकी स्टडी करना आसान हो जाता है। बात करते हैं क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि की कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब समझते हैं बच्चों कि एक तरह से आप उसे कमियां कह सकते हैं या फिर हमें इसी एक नियंत्रित दायरे में रह करके इस क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का अध्ययन करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहली सीमा इसकी ये है बच्चों, क्योंकि क्या होता है इसमें कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि बालक के व्यवहार का अध्ययन कैसा होता है? प्रतिदिन होता है। अगर प्रतिदिन उसको व्यवहार का अध्ययनकर्ता को अध्ययन करना है तो इसका उपयोग उस अवस्था में ही हो सकता है जबकि अध्ययनकर्ता यानी कि अध्ययन करने वाला बालक के साथ रहे, बालक से अलग नहीं रहे, क्योंकि प्रतिदिन करना है। और प्रतिदिन बच्चा हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी बिहेवियर करेगा बच्चों, जब उसकी इच्छा होगी तब करेगा। यानी कि अध्ययनकर्ता को बालक के साथ रहना अनिवार्य होता है। और अगर ये अनिवार्य होता है तो हम भी समझ सकते हैं ये बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है बच्चों? कठिन इसलिए है क्योंकि जब अध्ययनकर्ता बालक के पास निरंतर रहता है, उसके निरंतर संपर्क में रहता है, तो अध्ययनकर्ता बालक के मधुर भावों से और उसके जो व्यवहार होता है, मीठी बातें होती है, उनसे प्रभावित हो सकता है। और जब अगर वो उन क्रियाओं से प्रभावित हो जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि एकत्रित रिकॉर्ड जो होंगे ना, जो वो इकट्ठे करेंगे रिकॉर्ड, अध्ययनकर्ता जो रिकॉर्ड इकट्ठे करेंगे वो पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। आप समझ गए ना? प्रतिदिन हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उसके लिए बायस हो जाते हैं, उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, तो रिकॉर्ड कैसा हो जाएगा? पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अध्ययनकर्ता के मन में, क्योंकि वो बालक के साथ निरंतर रहेगा, निरंतर रहने से क्या होता है बच्चों? मन में स्नेह भाव उत्पन्न हो जाता है। होता है या नहीं होता है? हम बच्चे से प्यार करने लगते हैं और जब हम उसके प्रति स्नेह भाव रखेंगे तो बालक के गुणों का कोई गुण सामान्य है तो भी हम उसका क्या करेंगे? अति अंकन करेंगे। हमें वो गुण सामान्य होने के बावजूद बहुत अधिक नजर आएगा। इसलिए पक्षपातपूर्ण होने के साथ साथ जो रिकॉर्ड तैयार होगा तो रिकॉर्ड में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा? स्नेह के कारण, प्यार के कारण, बच्चे के कारण वो उनका अति अंकन करता है। ठीक है। और अंतिम जो सीमा है इसकी कि इस विधि का कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अभी तक कोई भी इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है और अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने समान पदों का अनुसरण नहीं किया है, अलग अलग पदों का अनुसरण किया है। बच्चों, आज हमने बात की बाल अध्ययन विधियों की। बाल अध्ययन विधियाँ वे विधियाँ होती है जो कि बालकों का अध्ययन करने में ली जाती है, लेकिन बाल मनोविज्ञान की सारी ही विधियों का इसमें प्रयोग किया जाए ऐसा नहीं होता है। कुछ विधियाँ होती है जिनको कि बालकों
का अध्ययन जिनके द्वारा आसानी से और सही तरीके से किया जा सकता है, उन्हीं विधियों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वही बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ हैं। और हमने आज बाल विकास के अध्ययन विधियों में से सबसे पहली अध्ययन विधि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।